हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, तो मैं आपके साथ वही आज डिस्कस करने आई हूँ कि किस तरीके से हम आपने बोर्ड में 80 आउट ऑफ मार्क्स लेके आ सकते हैं, 80 आउट ऑफ 80 किस तरीके से। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करके हम अपने मार्क्स इतने लेके आ सकते हैं बोर्ड में, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है, और इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके स्कूल से मार्क्स जाने हैं आपके बोर्ड के लिए वो 20 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है 80 + 20 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से एनसीईआरटी करनी है, किस तरीके से आपको रेफरेंस बुक में सब सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है 60 to 65 मार्क्स फ्रॉम एनसीईआरटी एटलीस्ट 4 टाइम। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है ये। हर बच्चे को, भले ही उसके पास बेसिक मैथ्स हो, भले ही किसी के पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो, सबसे पहले आप हर चैप्टर को एनसीईआरटी से क्लियर करिए कि एनसीईआरटी में क्या टॉपिक दे रखा है, उसके एग्जाम्पल्स कितने हैं, उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कितने हैं, जो भी डिलीटेड एक्सरसाइज हैं, जो भी डिलीटेड आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनके अलावा सब सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एनसीईआरटी से क्लियर करिए पहले, क्योंकि आपका जो पेपर 80 मार्क्स का आता है उसमें से 60 to 65 मार्क्स एनसीईआरटी में से पेपर आता है, भले ही का पेपर स्टैंडर्ड का हो या बेसिक का हो। बेसिक का तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। ये भी मैंने आगे पॉइंट बताया हुआ है। तो यहाँ मैं क्या है, स्टैंडर्ड के लिए भी बोल रही हूँ कि 60 to 65 मार्क्स पहले अपने सिक्योर करिए कि हाँ, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, आप आर डी शर्मा भी कर लेंगे, RS अग्रवाल भी कर लेंगे, ये सैंपल पेपर कर लिया, वो सैंपल पेपर कर लिया, एनसीईआरटी ढंग से क्लियर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो कितने भी क्वेश्चन, कितनी भी बुक्स कर लो, एनसीईआरटी ढंग से क्लियर नहीं है, आप एग्जाम देने गए 80 में से 55 मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने 4 बुक्स कर ली, एक बुक को बार बार अच्छे से नहीं किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने बिल्डअप नहीं किया, बनाया नहीं किस तरीके, वहीं आपकी अप्रोच बनने लग जाती है कि एक चीज को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब सबसे पहली अप्रोच हमको क्या बना के चलनी है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। देखो ये मैंने क्या लिखा है, एटलीस्ट 4 टाइम, मतलब कम से कम 4 बार एनसीईआरटी को करो। मैंने क्या बोला है, कम से कम, ज्यादा किसी पे बनता है 10 बार भी करिए उतना। अगर मान लो कोई बच्चा इतने बार, जैसे कि अभी हम अप्रैल से पढ़ रहे हैं, मार्च या अप्रैल से, ठीक है, अभी हमारे पेपर मार्च में होने वाले हैं, लास्ट फेब या मार्च से स्टार्ट होंगे। तो देखिए इतना टाइम हमें मिला, ठीक है, हमने स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर किया। तो अब अभी हमको क्या करना है, 60 to 65 मार्क्स के लिए हर चैप्टर एनसीईआरटी को कम से कम कितनी बार, किसी बच्चे ने तो हो सकता है अभी भी 5-6 बार कर ली होगी, तो इसका मतलब उसे हर क्वेश्चन का कई बार तो आंसर भी रट जाता है, अरे नहीं ये आंसर नहीं आ रहा था यार, मैं तो तब मैंने इतनी बार किया है, तो आंसर भी रट जाते हैं बच्चे को कि वो इतनी बार प्रैक्टिस कर लेता है, ठीक है। तो 4 से 5 बार तो कम से कम करिए, ठीक है। आप उसे मैक्सिमम टाइम जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि ट्रिपल P सब लोग बोलते हैं, पेन पेपर प्रैक्टिस, मैं बोलती हूँ पेन पेपर प्रैक्टिस विद पेशेंस। ये भी पेशेंस रखिए अपने अंदर कि हमारा आंसर जरूर आएगा, ठीक है। पेन प्रैक्टिस पेपर विद पेशेंस, पेशेंस भी होना चाहिए हमारे अंदर, धैर्य होना चाहिए क्वेश्चन की, भाई एक बार क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, हम दोबारा करके देखेंगे, सही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, आगे बात समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी में से आपका 60 से 65 नंबर का पेपर आना है, जो पहले हमें 60 से 65 नंबर अपने 80 में से पक्के करने हैं कि ये आने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है रेफरेंस बुक की। तो कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है, आपकी एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है, तो रेफरेंस बुक में से जो पेपर आता है वो 15 से 20 नंबर का आता है। कितना आता है, 15 से 20। तो इस 15 से 20 के नंबर के पीछे वो बच्चे भागेंगे जिनको पता है कि मेरी एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग है, वो भले ही बेसिक का बच्चा हो, वो भले ही स्टैंडर्ड का बच्चा हो, किसी भी पेपर का बच्चा हो, उसे पता है मेरी एनसीईआरटी में इतनी बार कर चुकी हूँ कि मुझसे कोई रात को 12 बजे आके क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बता दी, मैं उसे फटाक से बता दूंगी, ठीक है। मतलब मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है एनसीईआरटी में, ठीक है। और कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही रेफरेंस बुक कर रहे हैं, तो उनकी एक अलग बात है, ठीक है, वो दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक को 15 to 20 मार्क्स का पेपर इसमें से क्वेश्चन पेपर बनता है, मतलब वही बच्चे इसको करें, मैं तो गाइड वही करूंगी कि वही बच्चे इस रेफरेंस बुक को करें, या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक वो बच्चे करें जिनकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है।
फर्स्ट बात ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वो भले स्टैंडर्ड के हों या बेसिक हो, जिन्हें अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरी एनसीईआरटी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब मैं कोई एक्स्ट्रा बुक करूं, वही बच्चे रेफरेंस बुक करें। अदरवाइज मैं तो गाइड करूंगी कि आप ना करें, बेसिक वाले तो बिल्कुल नहीं करें, ओनली एनसीईआरटी करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अटेम्प्ट पीवाईक्यू ऑफ सीबीएसई एंड सीबीएसई दिल्ली। देखिए मैंने क्या लिखा है, बेसिक के बच्चे हों या स्टैंडर्ड के बच्चे हों, सबसे पहले लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के भी उठाइए और सीबीएसई दिल्ली के उठाइए, ठीक है, दोनों के। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है, ये भी आइडिया लगेगा। और मेरी भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही है जिसमें मैं पीवाईक्यू भी कराती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये आपको जब बोर्ड दोगे आप तब पता चलेगा कि हाँ हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू में सीबीएसई और सीबीएसई दिल्ली दोनों के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आगे बात समझ में, कम से कम 10-10 साल की बेसिक वाला बच्चा भी कर सकता है और स्टैंडर्ड वाला भी कर सकता है। आगे बस नेक्स्ट देखिए, बेसिक के लिए एनसीईआरटी प्लस 10 ईयर पीवाईक्यू, मतलब ये जो पीवाईक्यू मैंने बताए हैं वो करिए बेसिक वाला बच्चा, और सिर्फ एनसीईआरटी करिए, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कुछ नहीं करना उसे। आ रही है बात समझ में, एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी प्लस 10 ईयर पीवाईक्यू। बेसिक का बच्चा सिर्फ इतना कर लेगा। पीवाईक्यू मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि उससे एक अप्रोच ये डेवलप होगी, भाई किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, वो हमसे सॉल्व करने आ भी रहे हैं या नहीं, हम टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन पेपर को डील कर भी पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच हमारे अंदर डेवलप होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड पेपर। स्टैंडर्ड पेपर में एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और 10 ईयर पीवाईक्यू। देखो कुछ बच्चे, अब आपका जो है नवंबर खत्म होने आ गया है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही जब मार्च अप्रैल से उन्होंने सिलेबस पढ़ा होगा, साथ साथ में रेफरेंस बुक लेके चले होंगे, तो उन्होंने की होंगी। लेकिन मैं अभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई नए तरीके से कोई भी रेफरेंस बुक स्टार्ट करे, कि अभी तक तो सिर्फ हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लास्ट टाइम पर रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी का रिविजन नहीं करोगे। रेफरेंस बुक कोई ऐसी छोटी सी पतली सी तो होती नहीं है कि 100-200 पेज की, मोटी मोटी होती है। आर डी शर्मा को रहो कितनी मोटी बुक है, ठीक है। तो उनको करने में टाइम लगता है, वो आपकी 1 या 2 महीने में नहीं हो सकती। और फिर ये हो जाएगा ना, आप रेफरेंस बुक करोगे तो एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं करोगे, एनसीईआरटी का क्या नहीं करोगे, रिवीजन। लेकिन मैथ्स में जो भी चीज की है उसका बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, अपने आप तुम्हारी मैथ्स अच्छी चली जाएगी। और कॉन्सेप्ट जो है, कहीं 2-2 कॉन्सेप्ट मिलके भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो भी आप कर पाओगे, एनसीईआरटी से भी कर पाओगे। बात समझ में आ रही है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा तो भी उसको आप डील कर पाओगे। इस तरीके की अप्रोच आपके अंदर डेवलप होगी बार बार प्रैक्टिस करने से। किससे, बार बार। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी सिंपल सी भाषा में, कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों ने अभी तक कोई रेफरेंस बुक नहीं की है, अब तक करते आ रहे हैं साथ साथ में, तो बिल्कुल उसका रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी भी कीजिए और ये 10 इयर्स के पीवाईक्यू भी करिए। लेकिन अभी तक नहीं किए तो प्लीज अभी भी मत कीजिए। क्यों, क्योंकि फिर आपका क्या होगा कि जो आता हुआ है वो भी उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। अगर आप अभी तक साथ साथ करते आए हो तो आप कर सकते हो, ठीक। अब देखिए उसके बाद है मेरा नेक्स्ट आपका पॉइंट है सैंपल पेपर पीवाईक्यू 3। देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी आपको सैंपल पेपर अच्छा लग रहा हो, बाजार में बहुत सारे आ रहे हैं, ओसवाल का आ रहा है, एजुकार्ट का आ रहा है, और भी बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप वो परचेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप देखिए वहां पर किस तरीके के सैंपल पेपर है उसको। और पीवाईक्यू भी कहूंगी मैं तो यहाँ पर, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू किसी भी 2003 का उठा लो, 2004 का उठा लो, 2006 का, तो किसी भी, मतलब अब ये तो थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया, 2003-2004, आप 10 साल तक के उठा लो। जैसे अब 2022 चल रहा है तो आप 2013-12 इधर तक के उठा लो, ठीक है। तो 2015-2016 इस पीछे के उठाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर करिए, टाइम लगा के। आप चेयर लीजिए, टेबल लीजिए, जैसे हम बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के पेपर को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, और 3 घंटे वॉच लेके बैठिए। 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। वाटर बोतल भी साथ में लेके बैठिए, ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट बाद पानी पिए जाके किचन में पानी पी के आ रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे करना है जैसे क्वेश्चन पेपर हम क्लासरूम में, जो एग्जाम मतलब एग्जाम हॉल होता है हमारा, वहाँ हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, इस तरीके से हमको क्वेश्चंस पेपर हल करना है। तो देखिए उसका हमें ये बेनिफिट होगा, एक तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हो पा रहे हैं,
हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, छूट रहे हैं हमारे, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे कि कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब तो जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं मैथ्स में, जैसे कि अब मैंने आपको बताया नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो आप रोज नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर दीजिए। कैसे बोला मैंने? ऑल्टरनेट डेज पे। अब ऑल्टरनेट भी नहीं बनता आपसे तो वीकली एक कर दीजिए कि वीक में एक मैथ्स का पेपर मुझे लगाना ही लगाना है। वीक में एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर मुझे लगाना है, सैंपल पेपर का हो, भले ही वो पीवाईक्यू का हो। आगे बात समझ में? अगर कुछ बच्चे अल्टरनेट कर सकते हैं कि आज मैंने मैथ्स का लगा लिया, कल साइंस का, फिर एसएसटी का, इस तरीके से फिर मैथ्स का, ऐसे तो एक दिन छोड़ के भी अगर आप मैथ्स का लगाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट सीखोगे पहली बात तो, और ये भी सीखोगे किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप उस अपनी कॉपी को किसी से भी चेक करवाइए, अपने फ्रेंड से चेक करवा लीजिए जो लगता है कि हाँ यार इसकी मैथ अच्छी है, स्कूल टीचर से सॉल्व करवा लीजिए उस क्वेश्चन पेपर को, नहीं तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कोई स्कूल टीचर आपका कोऑपरेटिव है वो चेक कर देगा, ठीक है। आप ट्यूशन पढ़ते होंगे कहीं, वहाँ चेक करवा लीजिए। आपके घर में बड़ा भाई बहन कोई हो उससे भी चेक करवा सकते हो अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड का है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद हेल्प कर सकते हो, ठीक है, और पॉइंट्स को देख सकते हो कहाँ कहाँ मुझ में कमी रह गई। अगर कोई मैथ्स का बंदा चेक करेगा आपकी कॉपी को तो वो अच्छे से आपको बता भी देगा, देख भाई तूने इस क्वेश्चन में ऐसा किया, तो आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर पाओगे। आगे बात समझ में? टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन पेपर हल करने से आपको ये सब फायदा मिलेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है ओनली एनसीईआरटी चैप्टर। जैसे मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या गया है पहले याद करो। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यही तीन चीजें। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में से हट गया है, तो चौथा फॉर्मूला हम पढ़ते ही नहीं है। तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मात्र यही तीन फॉर्मूले हैं और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन बने बड़े आराम से आप अच्छे से कर लोगे। एनसीईआरटी को बार बार करिए, एनसीईआरटी को बार बार करिए, एग्जाम्पल्स करिए और एक्सरसाइज करिए। इसका बड़ा इजी चैप्टर है ये, और कैसा भी क्वेश्चन बाहर से बन भी जाता है ना तो भी आप उसको कर लोगे, क्योंकि मात्र यही तीन फॉर्मूले तो लगेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। कभी कभी सेंट्रोइड वाला लग जाता है, वो भी आपकी एनसीईआरटी में ऑप्शनल में है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आप इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी करिए। कौन से चैप्टर के लिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। आपका फिर एक चैप्टर है स्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर है? स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए भी मैं कहूंगी आपसे सिर्फ एनसीईआरटी करिए, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन, ओजाइव वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में से हटा दिया है। मीन को निकालने के मात्र 3 मेथड है आपके में, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होंगे सभी को। शॉर्टकट, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, यही 3 मेथड्स हैं मीन निकालने के। और आपका मोड का एक मेथड है और मीडियन का एक मेथड है, ठीक है। ये अगर 5 हर किसी को आते हैं, मीन का मीन के 3 मेथड्स, मीडियन का एक और मोड का भी एक, ठीक है। ये 5 हो गए टोटल। ये किसी को भी आते हैं तो स्टैटिक्स में कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए, वैल्यूज ही तो चेंज करेगा, 13 को 12 कर देगा। वो जो टेबल होती है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इस तरीके से जो CI आपको गिवन होता है क्लास इंटरवल, बस उसमें वैल्यू डिजिट ही तो चेंज कर सकता है। करने का तरीका तो हमारी एनसीईआरटी जैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ एनसीईआरटी करिए इन 2 चैप्टर्स की। किस किस की? स्टैटिस्टिक्स की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों, बल्कि मैंने बेसिक के लिए तो ये भी बोल दिया है कि सिर्फ एनसीईआरटी हर चैप्टर की, सिर्फ एनसीईआरटी। मैं बार बार ये कह रही हूं आपसे, ठीक है। अब आइए कि अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ये मैं अपने आप से लिंक करके बताती हूँ। जैसे कि मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी, तो जैसे देखो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे, मैंने फर्स्ट मतलब किसी ने हमको कॉन्सेप्ट समझाया, हमारे टीचर ने या किसी ने हमने वो खुद से किया, तो ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन टीचर ने करवा दिया था सपोज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने खुद करके देखा, मुझसे हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई, जब मैं एनसीईआरटी पहली बार सॉल्व कर रही थी। आगे बात समझ में? हो सकता है मार्च या अप्रैल में तब कर रही होंगी। तो ये मेरे ख्याल से 95% बच्चा ऐसा करता होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा डॉट लगा लेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन में डाउट आ गया पहली बार में ही, ठीक है। और जैसे मैं तो पी लिख देती थी, पी मतलब पूछना,
मतलब ये किसी ना किसी से पूछना है, अपने फ्रेंड से पूछेंगे या अपने टीचर से पूछेंगे या अपने ट्यूशन टीचर से, बड़े भाई बहन से, किसी ना किसी से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये हमसे पहली बार में हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा? क्योंकि हम पहली बार एक चैप्टर को करने बैठ रहे हैं, हम 9th से 10th क्लास में आए तब की बात बता रही हूँ, ठीक है। हम कुछ ना कुछ छोटा सा सिंबल उस पर जरूर लगाते हैं, ये पूछना है, ठीक है। और कुछ बच्चे हो सकता है नहीं भी लगाते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो हमें ये आइडिया रहता है यार इस पर डॉट लग रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम आप रिवीजन करने जाते हो एनसीईआरटी का, जैसे कि अब तो बार बार रिवीजन करोगे, सबकी एनसीईआरटी लगभग नवंबर तक हो जाती है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। कितनी बार हम रिवीजन कर सकते हैं? हो सकता है अब तक कई बच्चों का तो 2-3 बार रिवीजन हो भी गया होगा, जो अच्छी तैयारी करके चलते हैं अपनी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सपोज आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था आपका, कुछ भी फोर्थ क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन टीचर ने करवाया था, ऐसी कॉन्सेप्ट समझाया था, फर्स्ट क्वेश्चन उसने करवा दिया था, सेकंड मुझसे हो गया था, थर्ड पे मैंने सर्कल बना लिया था, फोर्थ पे भी मैंने सर्कल बना लिया था, फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे भी हो गया था। इस तरीके से जब मैं दोबारा इस एक्सरसाइज का रिवीजन करने पर आऊंगी, तो मैं अगर मैंने रिवीजन किस तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ते हो ना पूरा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए, नहीं, कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट का बिल्डअप दोबारा करिए, दिमाग में रिस्टोर करिए उसे कि क्या क्या चीजें थी भाई, इसको मेमोराइज करिए, है ना। तो तुमने दोबारा से उसको कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपसे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो टीचर ने करवाया था वो ठीक है आपको समझ में आ गया था। ये जो टिक लग रहे हैं ये क्वेश्चन 100% अभी भी हो जाएंगे आपसे, ये जो सर्कल बन रहे हैं यही दोनों क्वेश्चन दोबारा आपको दिक्कत देंगे 110%। इस अप्रोच को आप अपने ऊपर फॉलो करके देख सकते हो, देख लेना, ये जो सर्कल बन रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस में दोबारा दिक्कत हो सकती है आपको। ये जो क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट हो गए थे वो क्वेश्चन अभी भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपसे, अभी भी कर लोगे आप, ठीक है। तो हमें अगर मान लो कई बार हमें एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपको लग रहा है कि इसका कुछ सिंबल बनाया है मैंने, डॉट बनाया, सर्कल बनाया, स्टार बनाया, जो भी बनाया है, तो उन्हीं क्वेश्चन को करिए कि यही क्वेश्चन मुझे बार बार दिक्कत देगा बोर्ड टाइम तक। बात सारी है समझ में? तो ये तो होता है हमारी एनसीईआरटी का रिवीजन मेथड, ठीक। अब मैंने लिख रखी है मेमोराइज ट्रिक, मतलब मेमोराइज टेक्निक क्या क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें 4 कॉन्सेप्ट थे, 5 कॉन्सेप्ट थे, कितने कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को मुझे रिवाइज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही ले लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं अपने दिमाग में याद करूंगी कि D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला था इसमें, फिर ठीक है, फिर इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला था। तो तीनों फॉर्मूलेज को मैं अपने दिमाग में क्या कर लूंगी, रिवाइज कर लूंगी। बस यही 3 तो कॉन्सेप्ट है इसमें, और तो क्या ही था इसमें, बस इनको क्वेश्चन के ऊपर क्या करते थे, अप्लाई कर देते, यही तो बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी आंख बंद करके, सपोज आप अपनी छत पे घूम रहे हो या कहीं भी, है ना, अब रोड पे आंख तो बंद मत करना, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी छत वगैरह पे घूम रहे हो तो अपनी थोड़ा सा कहीं भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो कि हाँ देखो भाई फर्स्ट टॉपिक ये था इस चैप्टर में, सेकंड ये था, थर्ड ये था। तो पढ़ने के बाद खाली टाइम में भी आप कहीं घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अपनी चीज़ों को मेमोराइज दोबारा याद कर सकते हो, किस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में स्टोर करना है। तो ये सारी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे द्वारा दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो, जो भी मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है कि मैम हमें पेपर से डर लग रहा है बहुत बच्चों को, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चला रही हूँ, वो आपको बोर्ड एग्जाम दोगे तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उन वीडियोज़ को शेयर करिए जिससे कि सबका भला हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि मैं अभी आपके साथ अपना मैं पहले भी आपसे कई वीडियो में बोला है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो वहां आप मुझसे एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कोई अगर मान लो बच्चा रेफरेंस बुक भी कर रहा है तो उसका भी आप सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो उधर, ठीक है। तो ऐसी सुविधा आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। तो वहां आप सारे क्वेश्चन के डाउट आपके, मैं पूरे क्वेश्चन आपके हल करने की कोशिश करूंगी जो भी आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सीरीज चल रही है उसको आप जरूर देखिएगा, इसका फायदा आपको बोर्ड में जरूर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।